मैं संत कुमार मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज मंडफिया। आज हम मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम का चैप्टर 13 स्टार्ट करते हैं, रिटेल बैंकिंग। इसमें हम रिटेल बैंकिंग का मीनिंग, इसके इम्पोर्टेंटेंस, इसका महत्व क्या है और इसके समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं, ये पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रिटेल बैंकिंग क्या है। रिटेल बैंकिंग का वह प्रकार है जिसके अंतर्गत बैंकिंग का कार्य जनता से डायरेक्ट कनेक्ट होकर किया जाता है। डेफिनेशन की बात करें तो एक खुदरा बैंक वह बैंक है जो उपभोक्ता के साथ काम करता है। इस वजह से रिटेल बैंकिंग को कंज्यूमर बैंकिंग भी कहा जाता है। उपभोक्ता बैंकिंग भी रिटेल बैंकिंग को कहा जाता है क्योंकि इसके अंतर्गत कंज्यूमर डायरेक्टली कनेक्ट में होते हैं बैंक के। इस वजह से इसको रिटेल बैंकिंग कहा जाता है। और कंज्यूमर बैंक इसका दूसरा नाम है। खुदरा बैंक जनता हेतु आधारभूत बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं। जो रिटेल बैंक हैं वह कौन कौन सी सेवाएं हैं कंज्यूमर्स को डायरेक्टली प्रदान करते हैं, उनमें पहला है बचत खातों का संचालन। जो भी बचत खाते हैं उनका वो ऑपरेट करते हैं उनको। सुरक्षित जमा योजनाएं, जो रिटेल बैंक हैं इनके द्वारा सुरक्षित जमा योजनाएं भी का कार्य भी किया जाता है। बंधक एवं गैर बंधक ऋण, ये जो खुदरा बैंक हैं ये कस्टमर्स को बंधक और गैर बंधक ऋण देते हैं। बंधक यानी किसी की जमानत पर ऋण, और गैर बंधक यानी बिना जमानत के ऋण दिया जाता है। क्रेडिट एवं डेबिट कार्ड की फैसिलिटी भी खुदरा बैंक द्वारा दी जाती हैं। ऋण, चाहे वह पर्सनल हो, हाउसिंग लोन हो या किसी अन्य प्रकार का ऋण हो, ये भी इसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं। बीमा, म्यूचुअल फंड, इन प्रकार का कार्य भी रिटेल बैंक करता है। इंटरनेट, मोबाइल बैंकिंग, ये फैसिलिटी भी खुदरा बैंकिंग के अंतर्गत कस्टमर्स को दी जाती है। इंटरनेट बैंकिंग क्या होती है, मोबाइल बैंकिंग क्या होती है, ये अपन ने कल पढ़ा था। इंटरनेट बैंकिंग से सीधा सा तात्पर्य है कि आप प्रत्येक कार्य, ऑनलाइन बैंकिंग का प्रत्येक कार्य इंटरनेट की सहायता से कर सकते हैं, उसे इंटरनेट बैंकिंग कहा जाता है। या प्रत्येक सेवाएं जो बैंकिंग से रिलेटेड वो आपको इंटरनेट के या ऑनलाइन प्रोवाइड की जाती हैं, उसे इंटरनेट बैंकिंग। और मोबाइल के सहारे आप किसी बैंक की जो कार्य करते हैं तो वो एम बैंकिंग की श्रेणी में आता है। अब आगे देखते हैं भारत में खुदरा बैंकिंग सेवाओं में वृद्धि के कारण। भारत में जो खुदरा बैंकिंग का जो इतिहास है वो तीव्र गति से बढ़ रहा है। इसके पीछे क्या कारण है? खुदरा बैंक जो वृद्धि या ग्रोथ कर रहे हैं उनके पीछे क्या रीजन्स हैं, उनकी बात करें तो पहला रीजन है देश में आर्थिक गतिविधियों में तीव्र वृद्धि होना। भारत में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनमें लगातार वृद्धि होती जा रही है और वृद्धि होने के कारण ही खुदरा बैंकों की सेवाओं में वृद्धि हो रही है। दूसरा है मध्यम वर्ग के उदय के कारण क्रय शक्ति में वृद्धि। देश में पहले जब आज़ाद हुआ तो या तो देश में मध्यम वर्ग की पॉपुलेशन कम थी, या तो गरीब व्यक्ति थे या अमीर व्यक्ति थे। धीरे धीरे आज़ादी के बाद बढ़ता गया तो मध्यम वर्ग का उदय होता गया। इसके कारण क्रय शक्ति में वृद्धि हुई और क्रय शक्ति में वृद्धि होने के कारण बैंकिंग सेवाओं में भी जो खुदरा बैंकिंग थी उनमें वृद्धि होती चली गई इनकी सेवाओं में। नेक्स्ट है छोटे परिवार के कारण बड़ी बचत से खुदरा बैंकिंग को लाभ। छोटे छोटे परिवार क्या हैं? छोटे छोटे परिवार डायरेक्टली बड़ी संस्था से नहीं जुड़ पाते। बैंकिंग बड़े जो शहरों में बड़े जो संस्थान हैं, वित्तीय संस्थान, उनसे नहीं जुड़ पाते। वो रिटेल बैंकिंग के रिलेशन में ही रहते हैं या उनके साथ ही वो व्यवहार करते हैं। जो छोटे परिवार होते हैं इनसे क्या है, छोटे परिवारों के द्वारा छोटी छोटी बचतें जो रिटेल बैंक को प्राप्त होती है उनसे खुदरा बैंकिंग को लाभ होता है और ये लाभ बढ़ता चला गया और जिसके कारण खुदरा बैंकिंग की सेवाएं बढ़ती चली गई। तो ये 3 मेजर पॉइंट्स थे जिनकी वजह से भारत में खुदरा बैंकिंग की सेवाओं में वृद्धि होती चली गई, उनकी एक्टिविटी बढ़ती चली गई। अब बात करते हैं खुदरा बैंकिंग के महत्व की। खुदरा बैंकिंग का क्या महत्व है? खुदरा बैंकिंग के महत्व की बात करें तो पहला इसमें पॉइंट आता है बैंकों के लिए कम लागत में जमाओं की प्राप्ति। क्योंकि बैंक को आसानी से जमा मिल जाती हैं खुदरा बैंकिंग के माध्यम से। क्योंकि खुदरा बैंकिंग क्या है, गांवों में डायरेक्ट कस्टमर के संपर्क में रहते हैं। तो बैंक जो बड़ी बैंक ब्रांच हैं, बैंकों की जो बड़ी शाखाएं हैं, उनको ज़्यादा कॉस्ट नहीं पड़ती बचत को कलेक्ट करने में या संपर्क, कस्टमर से संपर्क बनाने में। रिटेल बैंकिंग क्या करता है? रिटेल बैंकिंग
डायरेक्टली कस्टमरों के संपर्क में रहता है और वह कस्टमरों से छोटी छोटी वस्तुओं को कलेक्ट करता है और जिससे उनकी कम लागत आती है। जो बड़े बैंक हैं उनके लिए कम लागत आती है और उनको आसानी से जमाओं की प्राप्ति हो जाती है। तो इससे क्या है, ये खुदरा बैंक का एक महत्व है। दूसरा, प्रभावी ग्राहक संबंध प्रबंधन से सशक्त ग्राहक आधार का निर्माण। खुदरा बैंक क्या करता है, खुदरा बैंक डायरेक्टली कस्टमर से रिलेटेड है। वो इसी वजह से इसको रिटेल बैंकिंग को उपभोक्ता बैंकिंग भी कहा जाता है। इससे क्या हो रहा है, देश में सशक्त ग्राहक का निर्माण हो रहा है। ग्राहकों की बैंक के प्रति विश्वसनीयता बढ़ती जा रही है क्योंकि रिटेल बैंकिंग जो ग्रामीण इलाकों के जो उपभोक्ता हैं उनको वही सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं जो बड़ी शाखाएं प्रोवाइड करवाती है शहरों में। तो उनसे क्या हो रहा है, उनसे बैंकों के प्रति जनता का विश्वास बढ़ रहा है और ग्राहकों में वृद्धि हो रही है। ग्राहक जो कस्टमर्स हैं उनका बैंकों के प्रति लगाव बढ़ रहा है, वो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को अपना रहे हैं, संस्थागत प्रणाली को अपना रहे हैं और जिससे देसी साहूकार महाजनों का वर्चस्व धीरे धीरे कम होने लग रहा है। तो ये भी एक दूसरा खुदरा बैंकिंग का महत्व है। तीसरा है, खुदरा बैंकिंग के फलस्वरूप बैंकिंग व्यवसाय में तीव्र वृद्धि। खुदरा बैंकिंग ग्रामीण इलाकों में या उन इलाकों में कार्य करते हैं जहाँ पर बैंकिंग शाखाओं का अभाव है या शाखाएं दूर दूर तक कोई शाखाएं नहीं हैं। तो इनसे क्या हो रहा है, ये खुदरा बैंकिंग जनता से डायरेक्टली जुड़े रहते हैं, डायरेक्टली जुड़े होने से उनसे बस्ते प्राप्त करते हैं, छोटी छोटी बस्तों को बड़ी बस्तों का रूप देते हैं। इसके कारण बैंकिंग व्यवसाय में भी तीव्र वृद्धि हो रही है। बैंकिंग व्यवसाय बढ़ता जा रहा है प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे ग्रामीण क्षेत्रों हों, उन इलाकों की बात करें जहाँ बैंकिंग व्यवसाय प्रचलन में नहीं है, उनमें भी धीरे धीरे बैंकिंग व्यवस्था प्रचलन में आ रही है। बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को लोग फॉलो कर रहे हैं। तो ये भी एक महत्व है। अगला है, कम जोखिम एवं कम एनपीए पर उपभोक्ता ऋण। कम जोखिम इस वजह से है क्योंकि ये बैंक फर्स्ट तो है डायरेक्टली कस्टमर्स के रिलेशंस में होते हैं, तो ये कस्टमर्स को अच्छी तरीके से जानते हैं कि कौन सा व्यक्ति वापस ऋण चुका पाएगा या नहीं चुका पाएगा। उसकी कैपेसिटी को आराम से मेजरमेंट कर सकते हैं। इससे ऋण की डूबने की जो एनपीए होता है उसकी संभावना कम बनी रहती है। और दूसरा ये है कि ये जो बैंक हैं ये केवल अल्पकालीन ऋण ही प्रदान करते हैं। जो रिटेल बैंकिंग है ये ज़्यादा मोटी एवज में ऋण प्रदान नहीं करते, छोटी रकम ही ऋण के रूप में प्रदान करते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे कम जोखिम एवं कम एनपीए बना रहता है क्योंकि ये देंगे ही ऋणी लोन ही छोटी रकम के रूप में पास करते हैं तो एनपीए ज़्यादा बड़ा होगा ही नहीं और बेसिकली कंज्यूमर के डायरेक्ट संपर्क में रहते हैं तो ऋण को डूबने की संभावना बहुत ही कम रहती है। तो एक ये भी इनका महत्व है। अगली बात करें तो लघु एवं कुटीर उद्योगों के आर्थिक सहायता के कारण देश के आर्थिक पुनरुत्थान में सहायक। देश के इकोनॉमी में भी रिटेल बैंकिंग का बहुत बड़ा हाथ है क्योंकि ये जो लघु एवं कुटीर उद्योग हैं ये रिटेल बैंकिंग के माध्यम से ऋण प्रदान करते हैं और ऋणों को इन्वेस्टमेंट करते हैं, विनियोगकारी कार्यों में, उत्पादनकारी कार्यों में लगाते हैं, जिसके कारण देश की एक्टिविटी बढ़ती हैं, देश की आर्थिक क्रियाएं बढ़ती हैं और फलस्वरूप देश इकोनॉमिक ग्रोथ में वृद्धि करता है। इस वजह से रिटेल बैंकिंग का एक महत्व यह भी है कि यह लघु एवं कुटीर उद्योगों के आर्थिक सहायता के कारण देश के आर्थिक पुनरुत्थान में सहायक हैं। क्योंकि अगर जो कुटीर एवं लघु उद्योग हैं उनको अगर ऋण ही प्रदान नहीं होगा तो वो विनियोगकारी कार्य नहीं कर पाएंगे और देश की इकोनॉमी ठप हो जाएगी। तो लघु एवं कुटीर उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है रिटेल बैंकिंग। नेक्स्ट है, सस्ते उपभोक्ता ऋणों के माध्यम से लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना। लोगों की आकांक्षाएं रहती हैं कि कोई उत्पादनकारी कार्य करें, कोई अच्छी जगह विनियोग करें जिसके देश की एक्टिविटी में या इकोनॉमिक एक्टिविटी में कुछ सहायता हो। तो वो उनको क्या है, बड़ी जो वित्तीय संस्थाएं हैं उनके द्वारा आसानी से ऋण नहीं मिल पाता क्योंकि वहाँ बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं। रिटेल बैंकिंग क्या करता है, रिटेल बैंकिंग ऐसे लोगों को ढूंढता है या ऐसे लोगों से संपर्क बनाता है जिनकी आकांक्षाएं होती हैं, कुछ
उत्पादनकारी कार्य करने की, और उनको रिटेल बैंकिंग छोटे अल्पकालीन ऋण प्रदान करते हैं। अल्पकालीन ऋण प्रदान करने से लोगों की आकांक्षाओं की भी पूर्ति हो जाती है और बैंक को भी कुछ प्रॉफिट हो जाता है। तो ये उपभोक्ता ऋणों के माध्यम से लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति करता है रिटेल बैंकिंग। तो ये कुछ इसके महत्व थे। अब बात करें रिटेल बैंकिंग के समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं, इसके जो कार्य करने में क्या क्या परेशानी आती हैं या इसके सामने क्या क्या चुनौतियां हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, रिटेल बैंकिंग जो है यह उन इलाकों में प्रचलित हैं जहां बैंकिंग व्यवसाय पूर्ण रूप से सक्षम नहीं है, या रिटेल बैंकिंग गांव क्षेत्र से में ही जुड़े हुए हैं, गांव में ही प्रचलित हैं। रिटेल बैंकिंग में पहली समस्या है तकनीकी विकास के साथ साथ आउटसोर्सिंग का कार्य। ये दोनों कार्य एक साथ इनका अरेंज करना रिटेल बैंकिंग के साथ रिटेल बैंकिंग की समझ बहुत बड़ी चुनौती है। दूसरा है हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर का रखना, एटीएम की स्थापना करना, नकद रिफिलिंग की क्रियाएं करना, यह सब भी रिटेल बैंकिंग के समक्ष चुनौती का कार्य करती हैं। हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर का रखरखाव कैसे किया जाए, क्योंकि बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं बैंकिंग में, तो उनका टाइमली रखरखाव, एटीएम की स्थापना, नकद रिफिलिंग करना। नकद जैसे एटीएम तो स्थापना तो कर दी, लेकिन उसमें नकद की रिफिलिंग नहीं हो पा रही, बार बार उसमें नकद नहीं डाल पा रहे, तो ये भी एक समस्या बनी रहती है रिटेल बैंकिंग के सामने। तीसरी है नए नए बैंकिंग उत्पाद के सृजन के साथ ही बैंकिंग के प्रति जनता का विश्वास बनाए रखना। बैंकों में क्या है, नई नई योजनाएं आती रहती हैं, तो नई नई योजनाएं जब बैंक कस्टमर्स को बताते हैं तो उनसे क्या है, थोड़ी विश्वास कम हो जाता है। आप अगर कस्टमर्स के पास बार बार जाओगे और उनको योजनाएं बताओगे तो उनका धीरे धीरे विश्वास कम होने लग जाता है। तो ये भी एक रिटेल बैंकिंग के समक्ष बहुत बड़ी चुनौती है कि जो नया उत्पाद आए उसको भी आसानी से कस्टमर्स को समझा पाएँ और जनता का विश्वास भी बैंकिंग के प्रति बना रहे। तो ये दोनों कार्य एक साथ करना, ये भी रिटेल बैंकिंग के पास समस्या हो जाती है, क्योंकि गाँव में अधिकतर लोग अनपढ़ रहते हैं, उनको कैसे हैंडल करना है, कैसे समझा पाना है, तो ये समस्या रिटेल बैंकिंग के सामने रहती है। नेक्स्ट है वर्तमान ग्राहकों को बनाए रखने के साथ साथ लाभप्रदता में वृद्धि जारी रखना। जनता का विश्वास बैंकिंग क्षेत्र में होगा तभी वो बैंकिंग से जुड़े रहेंगे। तो ये एक रिटेल बैंकिंग के सामने चुनौती है कि वो वर्तमान जो ग्राहक हैं उनको भी बनाए रखें और साथ ही बैंकिंग की जो क्रियाएं हैं उनके द्वारा लाभप्रदता में भी वृद्धि हो। और लाभप्रदता में कब वृद्धि होगी, जब बैंक जो नए नए उत्पाद लेके आता है, नई नई जो योजनाएं लेके आती है बैंकिंग सेक्टर में, उनको कस्टमर्स अधिक से अधिक मात्रा में अपनाएं, तभी बैंकों की लाभप्रदता में वृद्धि होती है। तो ये दोहरी समस्या या दोहरी चुनौती इनके सामने रहती है कि जो वर्तमान ग्राहक हैं उनको बनाए रखें, और जो नया प्रोडक्ट आती है या नई स्कीम्स आती हैं तो उनको कैसे उपभोक्ताओं के सामने प्रस्तुत करें जिससे कि वो उपभोक्ता उस योजना को अपनाएं, उस प्रोडक्ट के बारे में समझें, उस योजना के बारे में समझें, जिससे कि वो उसको अपनाएं, जिससे कि बैंकिंग की एक्टिविटी में वृद्धि हो, बैंकिंग की लाभप्रदता में वृद्धि जारी रहे। तो ये कुछ रिटेल बैंकिंग जो एक तरीके से कंज्यूमर बैंकिंग है, तो उनके सामने ये मुख्य चुनौतियां हैं। धन्यवाद।